Good afternoon viewers and welcome to the EduSat lecture for the science stream. Today we have with us Mr. Nimish Kapoor from the Vigyan Prasar of Department of Science and Technology. Today's lecture is a very different lecture regarding science and technology. What has been the policy, what has been the driving force for India to have a policy regarding science and technology? Of course, when we say science and technology, we have been using them interchangeably. With this lecture, we will be understanding what are the differences in science and technology, what has been the challenge in spreading awareness about science, what are the key issues in development of technology in this country, and how can we just not talk about science and technology and not talk about development of the society. So today's lecture is one of the gems of lectures of Mr. Nimish Kapoor, and we'll move on to Mr. Nimish Kapoor to start with his talk. थैंक यू, नमस्कार। जैसा आपने बताया, डॉक्टर उन्नति ने बताया, आज हम बात करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। देश में पॉलिसी लेवल पर क्या काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे जो अभी हाल ही में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन जोड़ा गया है हमारी पॉलिसी में, क्या उसकी खूबियां हैं, और उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसा आपको बताया गया इंट्रोडक्शन में कि क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस, उसकी हम बात करेंगे और कैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सहायक है देश के। और ख़ास तौर पर जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्या रोल है डेवलपमेंट में, इसकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बहुत महत्वपूर्ण एक पॉलिसी है जिससे देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन ये 1958 में देश में सबसे पहले पारित हुआ। साइंस मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट एंटरप्राइज टुडे, इसमें क्या खास पॉइंट्स हैं ये हम आपको बताएंगे। साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1958 में साइंस हैज़ altered not only material environment but given new tools of thought and extended man's mental horizon. It has given civilization a new vitality and dynamism. Intense cultivation of science and its application has given to common man unprecedented standards of living. Scientific approach and method has provided basis ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। जी हाँ, इस रेजोल्यूशन में बहुत स्पष्ट तौर पे 1958 में ये कहा गया कि वेलफेयर के लिए, किसी भी राज्य के वेलफेयर के लिए साइंटिफिक अप्रोच और मेथड की बहुत आवश्यकता होती है। Intense cultivation of science and its application has given to common man unprecedented standards of living. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन हैं वो एक मानकीकृत जीवन शैली के लिए, एक आम आदमी के लिए आवश्यक हैं, जो दिए जाने ज़रूरी हैं। साइंस हैज़ altered not only material environment but given new tools of thought and extended man's mental horizon. It has given civilization a new vitality and dynamism. तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से ये पॉलिसी रिजोल्यूशन पेश किया गया 1958 में। इसमें और क्या खास बातें थी ये भी जानते चलें। Pace of scientific developments increasing. India should put utmost effort in bridging the gap. Technology key of national prosperity. एक जो हमारा राष्ट्र की समृद्धि की बात होती है उसके लिए टेक्नोलॉजी को एक यहाँ पर की के तौर पे, एक मुख्य तौर पे उसकी सिफारिश की गई। टेक्नोलॉजी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोर इम्पॉर्टेंट दैन मटेरियल एंड कैपिटल, यानी जो हमारा मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपिटल देश का है, उससे भी ज़्यादा अहमियत टेक्नोलॉजी को दी जा रही है। आप देखें कितना एक ये फोर्स इस टेक्नोलॉजी में है, जो हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे, और कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के डेवलपमेंट में सहायक हो रही है। साइंस पॉलिसी एम्स एट inter alia cultivation of science and scientific research, encouraging initiative, discovery, academic freedom, securing benefits of scientific knowledge for all people. देश में लोगों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान
की सिक्योरिटी, उसकी संरक्षा के लिए उसके लाभ लोगों तक पहुँचें, इस दिशा में ये साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 बात करता है। और ये कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च इनकरेजिंग इनिशिएटिव डिस्कवरी एकेडमिक फ्रीडम की ये बात करता है, जो हमारा अकादमिक स्वायत्तता है उसकी ये बात करता है, और डिस्कवरी की बात करता है, इनकरेजिंग उसको इंकरेजमेंट की बात करता है। इसके अलावा इसके बाद साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 के बाद टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 का विशेष रूप से यहाँ हम उल्लेख करेंगे आपके लिए। ये क्या कहता है? टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता की ये बात करता है। रेजिस्ट imposition of technology from outside, obsolete or unrelated to our specific requirements. Technology must impact on lives of ordinary citizens. Considerations in choice of technology, indigenous development, international competitiveness. Technology advancement seen as a social and political tool, economic context, though ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन इज बीइंग सीन एज अकरिंग लार्जली इन पब्लिक सेक्टर, अकॉर्डिंगली पब्लिक पॉलिसी गोल्स आर इम्पोज्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस की बात है, एक आत्मनिर्भरता की बात टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को देती है। टेक्नोलॉजी मस्ट इम्पैक्ट ऑन लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो हमारे आम आदमी हैं, आम नागरिक है, उसके जीवन को ये प्रभावित करती है हमारी टेक्नोलॉजी। कंसिडरेशन इन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करती है। एस&टी पॉलिसी 2003 में जो आई, उसको जो खास बिंदु हैं, ये इसलिए जानना आवश्यक है कि हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात देश में कर रहे हैं, उसके साइंस टेक्नोलॉजी से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी हम जो बात कर रहे हैं, उसमें उसके पीछे क्या विजन है, क्या पॉलिसी है देश में, क्या नीतियां हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी या पीजी लेवल में, आपका ये हक है उसको जानना कि आपके देश में कौन सी साइंस पॉलिसी काम कर रही है। 2003 की हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट के बाद जो 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, उसमें क्या खास बातें हैं। Note of growing satisfaction with the S&T infrastructure and technological achievements. Science and technology becoming more complex, requiring large resources, multidisciplinary and multi-institutional and multi-country participation. It is no longer an individual's enterprise, it is big corporate effort. आप देखें साइंस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की इसमें बात की गई है। रिक्वायरिंग लार्ज रिसोर्सेज, बहुत वृहत इसमें संसाधन मुहैया कराए जाएं। इसमें बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको किसी एक डिसिप्लिन में ना बांधा जाए, ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देश में होना चाहिए। मल्टी इंस्टीट्यूशनल की बात की गई है, जो हमेशा प्रोफेसर यशपाल भी कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके चलें, हम हिस्ट्री में साइंस की बात करें और साइंस की हिस्ट्री की बात करें। तो जो सब्जेक्ट हैं वो अलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही इस पॉलिसी की बहुत शानदार बात है, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच साइंस और टेक्नोलॉजी को के साथ उस डेवलपमेंट की बात की गई है कि हम ककून में बंद ना हो, हम साइंस के बीच दीवारें ना खड़ी करें। हम बायोटेक्नोलॉजी और नैनो केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या साइंस दर्ज है उसकी भी बात करें, और हम क्या विज्ञान का इतिहास है, क्या साइंस की हिस्ट्री है, इसकी भी बात करें। बहुत खूबसूरती से इस पॉलिसी में इस बात को दिखाया गया है। मल्टी कंट्री पार्टिसिपेशन, बहुत देशों के संग उनकी पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर करें, ये बात इस पॉलिसी में कही गई है। इट इज़ नो लॉन्गर एन इंडिविजुअल्स एंटरप्राइज, इट इज़ ए बिग कॉर्पोरेट एफर्ट। एक कॉर्पोरेट एफर्ट के तौर पे एस&टी का डेवलपमेंट की बात की गई है। नॉलेज एज ए रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पावर, फ्रंटली रिकॉग्नाइज्ड, एंड देयरफॉर द IPR इश्यूज कम सेंटर स्टेज। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इश्यूज हैं उनको सामने लाने की बात की गई है, और नॉलेज को जो खास तौर पे साइंस की नॉलेज है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ने की बात की गई है। और आज हम कुछ टच करेंगे, जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम ये ज़रूर बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और हमारा जो इकोनॉमिक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसकी हम बात करेंगे जब हम साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। Knowledge as a source of economic growth and power frontally recognized, and therefore the IPR issues come center stage. From an earlier view of science being property of entire humankind, now global view of IPR is
accepted. The previous concerns of S&T benefiting the common man and environmental concerns repeated, but new emphasis on creating wealth and ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की बात भी इस पॉलिसी में की गई है। तो बहुत बेहतरीन और इसके खास ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में आई है, जो बहुत लंबे समय तक और आज भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अब एक इसमें इनोवेशन भी जोड़ दिया गया है जिसकी बात हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। बहरहाल फिलहाल हम बात करते हैं S&T पॉलिसी 2003 के ऑब्जेक्टिव क्या थे। To advance scientific temper, emerge as a progressive and enlightened society, enable people to participate and application for human welfare. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप लर्नर हैं, यूजी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, आपको ये नोट कर लेना चाहिए पॉइंट, टू एडवांस साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, हमारे सोचने में क्या वैज्ञानिकता है। आप ये भी नोट कर लें कि साइंटिफिक टेम्पर का तात्पर्य कोई मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर हमारी सोच को दर्शाता है, वो ऐसी सोच जो हम आज भी जो दकियानूसी सोच को फॉलो करते हैं, काली बिल्ली के रास्ता काट जाने पर हम रुक जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो सोच को हमें बदलना है इस साइंटिफिक टेम्पर के साथ। जो पंडित नेहरू ने हमें साइंटिफिक टेम्पर का ये जुमला दिया जिसकी हम बात आगे करेंगे, इसकी वकालत 2003 में S&T पॉलिसी में की गई है। एमर्ज एज ए प्रोग्रेसिव एंड एनलाइटेंड सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी को कैसे एनलाइटन कर पाएंगे साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू, इसकी बात की गई है। एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट एंड एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। हम जन भागीदारी, हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हम जो भी साइंस में करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। और उसकी एप्लीकेशंस किस तरह से हम इनके ज़रिए अपनी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ा सकते हैं, बहुत करीने से कायदे से बात हमारे S&T पॉलिसी 2003 में कही गई है। टू इंश्योर फूड, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल, वाटर, हेल्थ एंड एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत आवश्यक बात। हम ऊर्जा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम वाटर की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम पोषण की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम भोजन और कृषि की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की इसमें बात की गई है। हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि हम कैसे अपने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, हम कृषि, हम पोषण और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। न्यूट्रिशन फॉर ऑल की बात की जा रही है और इसके लिए बहुत सारे देश में प्रयास भी हो रहे हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरह से पल्स पोलियो अभियान ने 100% उसमें सक्सेस पाई है। और इस तरह के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, वो चाहे एड्स से लड़ाई की बात हो, ट्यूबरकुलोसिस के खात्मे की बात हो, और मलेरिया और जो चिकनगुनिया और डेंगू की बात हो रही है, इससे हम जो चैलेंजेस सामने आए हैं इसकी बात हो, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के संग कोलैबोरेशन करके इन एम्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, इन्हांसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ रीजनल एंड रूरल अर्बन इम्बैलेंसेस एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आज की सरकार भी बात कर रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान को, भारत को इंडिया से जोड़ा जाए, जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको ख़त्म किया जाए। और उसके लिए जो साइबर नेटवर्क देश में बिछाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के तहत, वो भी इस पॉलिसी में टच हो रही है बात, जो रूरल अर्बन इम्बैलेंसेस को ख़त्म करने की बात है। रिडक्शन ऑफ रीजनल एंड रूरल अर्बन जो हमारे डिफरेंसेस हैं, और इन्हांसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, जो उनका हमारा लोगों का जीवन है उसकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कैसे की जाए और किस तरह से गरीबी को, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गारों को बढ़ाया जाए। ये बात साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 के ऑब्जेक्टिव्स में कही गई है, जिस पर आज देश में काम किया जा रहा है। टू विगरसली फॉस्टर साइंटिफिक रिसर्च, अट्रैक्ट द brightest to careers in science and technology, also centers of excellences in selected areas of the highest international standards। ये देश में स्थापित किए जा रहे हैं, वो IITs हों, IIMs हों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बिट्स में स्थापित किए जा चुके हैं, जो इसी पॉलिसी के तहत हो रहा है। S&T पॉलिसी 2003 के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स पर भी हम नजर डालेंगे। टू प्रमोट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन S&T एक्टिविटीज़ एंड देयर फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, बहुत लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है। हिंदुस्तान में साइंस की प्रयोगशालाओं में महिलाओं की भागीदारी
कम होती है, लेकिन ये बात अब गलत साबित हो रही है और आगे हमारे आने वाले जो समय में महिलाओं के बहुत अच्छी भागीदारी नज़र आ रही है और इसमें देश पूरी तरह से आगे काम कर रहा है टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम फॉर ऑल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस वाइल इंश्योरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। हमारे R&D इंस्टीट्यूशंस को एक ऑटोनॉमी दी गई है, उनको एकेडमिक फ्रीडम दिया गया है आगे बढ़ने के लिए और वो इस पे अच्छा से अच्छा काम देश में कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, इवेल्युएट, अपडेट, add value to and utilize the extensive knowledge acquired over the long civilizational experiences of India. हमारा जो लंबा सभ्यता है हिंदुस्तान की मानव आबादी की, उसके अनुभवों को जुटाते हुए जो उसका ज्ञान है, जो हमारा बौद्धिक संपदा हमारे साथ है, उसको हम कैसे अच्छी तरह से प्रिजर्व कर पाएँ, उसका मूल्यांकन सही तरीके से कर पाएँ, उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएँ, उसको रिसर्च से अपने और अपडेट कर पाएँ, इस तरह की बात भी इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में की गई है टू अकम्प्लिश नेशनल स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरक्षा के तौर पे और जो राष्ट्रीय रणनीतिक जो कदम है उसको भी आगे बढ़ाने की बात की गई है। और इसके साथ ही हाल के वर्षों में 2 साल पहले 2013 में साइंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को जोड़ दिया गया है। हमारे साइंस पॉलिसी में एक बहुत खूबसूरती के संग जिस तरह से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और इनोवेशन काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं देश में इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको बता दें, इनोवेशन इज जस्ट ए लिंक बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन एनी कोई भी हम जब साइंस की परिभाषा को इस तरह से करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर पाएँ, उसकी एप्लीकेशन कर पाएँ, टेक्नोलॉजी बनने से पहले की जो अवस्था है वो इनोवेशन है। तो अब हमारे पॉलिसी में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को शामिल किया गया है। इनोवेशन को 2013 में शामिल किया गया है। द STI पॉलिसी सीक्स टू सेंड ए सिग्नल दैट साइंस, technology and innovation should focus on foster sustainable and inclusive development of the people. हमारा जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव सृजन नीति है 2013 की, वो बहुत स्पष्ट तौर पे कहती है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति संदेश देती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लोगों की त्वरित, सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो प्रयोगशालाएं हैं वो इस दिशा में बहुत बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं। ये पॉलिसी क्या कहती है, किस तरह से हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जोड़कर काम कर रहे हैं, ये भी हम जान लेते हैं। द पॉलिसी सीक्स टू फोकस ऑन बोथ STI फॉर पीपल एंड पीपल फॉर STI। जी हाँ, लोगों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के किस तरह आवश्यक है उस पर भी एक फोकस है ये पॉलिसी, और किस तरह से STI के लिए लोग अपेक्षित हैं उस पर भी ये पॉलिसी केंद्रित है। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में बनाया गया है, इट इज़ कॉल्ड हनी बी नेटवर्क, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के प्रयासों से, जिसमें देश के हज़ारों लाखों ग्रास रूट इनोवेटर्स को जोड़ा गया है जो न केवल ग्रास रूट लेवल पर कम पैसे में हमारे भारत में और हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उसको कोशिश की जा रही है कि इंडिया से जोड़ा जाए, साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और उन प्रयोगशालाओं तक उनके इनोवेशन को पहुंचाया जाए जहां उनका इनोवेशन टेक्नोलॉजी का रूप ले सके और उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए ताकि उनका भी एक जीविकोपार्जन हो सके उन इनोवेटर्स का। तो उस तरह से आप देखें, जो हमारी STI पॉलिसी की खूबसूरती है जो यही कहती है कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लोगों तक पहुँचाएँ और सही लोगों को भी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तक पहुंचाएं, यानी दो तरफा संचार की बात करती है ये पॉलिसी। इट एम्स टू ब्रिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। जो राष्ट्र के विकास की बात है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से हो सकता है, उसके क्या लाभ देश को मिल सकते हैं, अधिकतम लाभों को ये सुनिश्चित करती है। इस पॉलिसी का मकसद यही है। The policy also seeks to trigger an ecosystem for innovative abilities to flourish by leveraging the partnerships among diverse stakeholders and by encouraging and facilitating enterprises to invest in innovations. Innovations में हमारा जो entrepreneurship है
उसको ये इनवाइट कर रही है, यानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म देश में बनाए जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में साइंस भी है, रिसर्चर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, इनोवेशन भी है, किसान भी है, उद्यमशीलता भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और उस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं एसटीआई पॉलिसी, जहां पर हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा हो और अल्टीमेटली जो साइंस टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स हैं, रिसर्च है, उसका फ़ायदा, इनोवेशंस का फ़ायदा एंटरप्रेन्योर्स को भी हो, आम किसानों को भी हो, उससे जुड़े हर एक स्टेक होल्डर्स को हो और अल्टीमेटली वो फ़ायदा देश तक पहुंचे। ये उस पॉलिसी की खूबसूरती है। की फीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी के? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 के क्या खास पॉइंट हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अगेन जो हमारी 2003 की पॉलिसी कहती थी साइंटिफिक टेम्पर की बात, इस पॉलिसी में भी की गई है, प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंगस्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो आप टीवी मीडिया में या अपने प्रिंट अखबार में कोई ऐसा समाचार ना पढ़ते हो जो अवैज्ञानिक सोच पर आधारित हो। जिनेवा में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का महामशीन का महाप्रयोग शुरू हुआ। बहुत सारी बेबुनियाद खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई। यह भी खबर प्रकाशित हुई कि ब्लैक होल बनेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह की बेबुनियाद खबर को पढ़ के एक 16 साल की बच्ची ने सल्फास खा लिया। यह अपने आप में बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों में, अपने स्टेक होल्डर्स में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करें। आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी और विषय के स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हमारी गुजारिश है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी देश की जो नीति कहती है उसके जानिब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक टेम्पर को के प्रमोशन की बात देश में की गई है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है, नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन कर सकता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर की पैरवी क्यों कर रहे हैं। इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो पुराने दकियानूसी विचार हैं उनसे हम निजात पाएं, उनको हम अलग फेंक दें और साइंस की जो रोशनी आ रही है उससे हम अपने लोगों की सोच में बदलाव लाएं ताकि जो वो डिसीजन ले रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग है, वो बदले, उनमें ज्ञान उनका बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, उनका सोचने समझने का तरीका बढ़े और उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। यानी अंततः हम बात कर रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज की, उनके व्यवहार में बदलाव आए। तो साइंटिफिक टेम्पर ये चीज़ कर सकता है। कैसे, उसकी बात हम आगे करेंगे। Enhancing skills for applications of science among the young from all social sectors। हमारे जो भी सामाजिक सेक्टर्स हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है और आज स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय का गठन भी किया जा चुका है। देखिए आप कितनी खूबसूरती से देश हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी पर काम करके आगे बढ़ रहा है। Making careers in science, research and innovation attractive enough for talented and bright minds। जो हमारा टैलेंटेड माइंड है, बहुत सारी योजनाएं हैं। इंस्पायर स्कीम है देश के पास, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है जिसके तहत हमारा जो यंग टैलेंट है, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं पढ़ाई के लिए, विदेशों में उनको भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे करियर बेस्ड इनिशिएटिव हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। Establishing world-class infrastructure for R&D for gaining global leadership। वैश्विक स्तर पर हमारा अनुसंधान का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, देश में बनाया जा रहा है और ताकि हम विश्व का नेतृत्व कर सकें, वैश्विक नेतृत्व क्षमता हमारे अंदर आ सके, ये विजन है इस एसटीआई पॉलिसी का। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इन्हांस्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उसको हम बढ़ावा दें और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाए। Enabling conversion of R&D output with societal and commercial applications by replicating either two successful models as well as establishing of new PPP structure means public-private partnership structures, seeking S&T based high-risk innovation through new mechanism। नए mechanism के जरिए हम innovation को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। Fostering resources
optimized cost-effective innovation across science and technology domains, increasing accessibility, availability, and affordability of innovations, especially for women, differently abled and disadvantaged sections of society, creating a robust national innovation system. आप देखें वो महिला किसान जो पूरे 12 घंटे 18 घंटे एक धान के खेत में खड़े होकर अपनी कमर टेढ़ी करके धान की रोपाई करती है। आज आवश्यक है कि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है ताकि उसका वो मानव श्रम किसी और काम आ सके और उसको जो शारीरिक परेशानी होती है उस धान के खेत में वो ना उसको झेलनी पड़े। इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपने ख़ास तौर पर महिला किसान और महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर सकें। डिफरेंटली एबल्ड लोग और हमारा जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लेबर क्लास है, उसके लिए हम क्या सहूलियतें दे पाएंगे इनोवेशन के चलते, ये भी इस पॉलिसी की खूबसूरती और इस पर देश में आज काफ़ी हद तक बड़ा काम हो रहा है। नेशनल इनोवेशन सिस्टम को रोबस्ट करने की बात की गई है और आज देश में, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एक बहुत अव्वल दर्जे की संस्था बेहतरीन काम कर रही है देश में, और देश में जो चोटी के इनोवेटर्स हैं, ग्रास रूट लेवल इनोवेटर्स हैं, उनको न केवल आइडेंटिफाई किया गया है बल्कि उनके इनोवेशंस को कंसर्न लैब्स के ज़रिए उनके जो भी उन्होंने जुगाड़ किए हैं उनके इनोवेशंस को टेक्नोलॉजी में तब्दील करने का काम देश में किया जा रहा है। बैकड्रॉप इस पॉलिसी का आपको बता दें, हमारा जो अभी तक पॉलिसीज़ आई हैं, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी हैड अनाउंस द टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट जो TPS कहलाता है एट साइंस कांग्रेस इन जनवरी 1983. It focused on the need to attain technological competence and self-reliance. Several of the statement of TPS means technology policy statement were implemented. Subsequently, a science and technology policy was announced in 2003, seeking to bring science and technology together. It basically called for integrating program of socio-economic sectors with the national R&D system and the creation of a national innovation system. The world has changed vastly since then. All spheres of human activity, new paradigms of innovation have emerged, arising among others out of the pervasive intrusion of internet and globalization. India has declared 2010 to 2020 यानी जो 10 साल का ये समय है, इसको डिकेड ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का दशक या नव सृजन का दशक घोषित किया गया है। द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी भी इसी समय घोषित की गई 2013 में। एम्स टू ब्रिंग पर्सपेक्टिव टू बियर ऑन साइंस टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। साइंटिफिक टेम्पर की हम बात कर लेते हैं। साइंटिफिक टेम्पर जो हमारी साइंस पॉलिसी का भी एक अहम भाग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये हमें दिया ये जुमला, ये शब्दावली। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्ट्रांगली बिलीव्ड इन टू वंडरफुल कॉन्सेप्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ए कॉन्सेप्ट he had coined, a nation with a scientific temper, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देश। By speaking of nation with a scientific temper, he wanted to speak of the people of a nation who would be able to think independently, understand and practice the scientific method in their daily lives, analyze and not take statements of their face value, and avoid simplistic reasoning. Of course, it has been easier said than done to create that atmosphere in a nation where superstition, religion, rumor, myth, and innumerable beliefs abound. साइंटिफिक टेम्पर हमें अपनाना है। क्यों अपनाना है इसकी बात हम आगे करेंगे। साइंटिफिक मेथड को जान लेते हैं क्या चीज़ है। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, measurement and experiment, and the formulation, testing and modification of hypothesis. Scientific inquiry is generally intended to be as objective as possible to reduce biased interpretations of results. Another basic expectation is to document, archive and share all data and methodology so they are available for careful scrutiny by other scientists, giving them the opportunity to verify results by attempting to reproduce them. बहुत क्लियर है साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक इंक्वायरी जो हमें अपनाना है, तब जाके हम साइंटिफिक
टेम्पर की बात कर पाएंगे, साइंटिफिक टेम्पर अपना पाएंगे। साइंस कम्युनिकेशन भी इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है जो एक प्रोफेशनल फील्ड आज बनती जा रही है। विज्ञान का संचार, साइंस और टेक्नोलॉजी का आम भाषा में आम लोगों तक जब हम संचार करेंगे तब हम कह पाएंगे कि हाँ, हम लोगों में साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट कर रहे हैं, लोग चीज़ों को जान रहे हैं। साइंस कम्युनिकेशन जनरली रेफर्स टू पब्लिक मीडिया एमिंग टू टॉक अबाउट साइंस विद नॉन साइंटिस्ट। ये जनरली जब हम नॉन साइंटिस्ट से, गैर वैज्ञानिक से बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आम आदमी से बात करते हैं, तो जो साइंस कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल साइंटिस्ट। इसमें प्रोफेशनल साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, कॉल्ड आउटरीच और पॉपुलराइजेशन। इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं साइंस कम्युनिकेशन को। इट कैन बी कॉल्ड एज साइंस आउटरीच, इट कैन बी टर्म्ड एज पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, public understanding of science, public outreach of science, etc., but has evolved in a professional field in its own right. It includes science exhibitions, science journalism, science policy and science media production, among other things. विज्ञान की बात को हम अलग अलग तरीक़ों से समाज तक पहुंचाते हैं, वो चाहे किताबें हों, चाहे फिल्में हों, चाहे सेमिनार हों, कार्यशालाएं हों, ऐसे मंच हों, पब्लिक लेक्चर्स हों, जहां साइंस की बात आम आदमी तक समझ में आ सके, उसको समझाई जा सके। साइंस कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो सिंपली डिस्क्राइब कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट, मीन्स थ्रू साइंटिफिक जर्नल्स एज वेल एज बिटवीन नॉन साइंटिस्ट। ये बहुत से साइंस कम्युनिकेशन में हमेशा हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट कम्युनिकेशन होता है, केवल वही साइंस कम्युनिकेशन नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पॉपुलर साइंस कम्युनिकेशन की, लोकप्रिय विज्ञान संचार की, जो आम आदमी में विज्ञान की जन समझ बढ़ाता है। क्यों? तभी हम बात कर सकते हैं एक सोसाइटल डेवलपमेंट की, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। साइंस पॉलिसी भी यही कहती है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करें, और वो तभी प्रमोट हो सकता है जब हम साइंस कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें, यानी साइंस की बात को लैब से निकालकर लोगों तक आम भाषा में पहुंचाएं। क्योंकि गालिब ने भी बहुत खूब कहा है कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, कहने का मज़ा तब है जब एक कहे दूसरा समझे। और ठीक इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर आप अपने रिसर्च को आम आदमी को समझाने में 2 घंटा लगाते हैं तो आप रिसर्चर नहीं हो सकते। आप रिसर्चर तभी हैं, आप एक साइंटिस्ट तभी हैं जब आप अपने रिसर्च को आम भाषा में आम आदमी को 2 मिनट में समझा दें। आप क्या कर रहे हैं ये आम आदमी को 2 मिनट में आप बता दें, तभी आपका साइंस कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकता है। इज इट ऑप्शनल? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये ऑप्शनल कतई नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और आपको साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना ही है। आप इससे बच नहीं सकते और कोई भी आपको ऐसा करने से मना नहीं कर सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में जो दी गई हैं वो उस पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डाल लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन अंडर पार्ट 4A टू इट्स एवरी सिटीजन to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. आगे देखें आप, to value the preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. H, जो मुद्दे की बात है, लगातार हम जो बात कर रहे हैं, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. जी हाँ, आप सवाल जवाब पूछने की क्षमता, जिज्ञासा को बढ़ाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है जो बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे संविधान में पार्ट 4A विदिन ब्रैकेट H में दिया हुआ है। अगला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Every parent or guardian to ensure that their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years.
ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और साइंटिफिक टेम्पर का संवैधानिक अधिकार आपने देखा स्पष्ट तौर पे आपके संविधान की किताब में इसका उल्लेख है और ये हमें मानना है, तभी हम साइंस टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। कंसेप्चुअल डिफरेंसेस एंड कनेक्टिविटी बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मूलभूत या हम कहें जो उसके कॉन्सेप्ट लेवल पे डिफरेंसेस हैं और उसके बीच में क्या कनेक्टिविटी है, ये भी आप जानते चलें। डिफरेंसेस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है? क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव लॉज गवर्निंग नेचुरल फिनोमिना। जबकि टेक्नोलॉजी क्या है? क्वेस्ट फॉर मेकिंग डायरेक्टली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्रोडक्शन। जी हाँ, इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल से हम एक प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन साइंस में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव लॉज गवर्निंग नेचुरल फिनोमिनास की बात करते हैं। साइंस में हम अगली बात करते हैं परस्यूट ऑफ ट्रुथ इटसेल्फ, नो व्हाई। टेक्नोलॉजी में हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या ट्रुथ है इसके पीछे का, जबकि टेक्नोलॉजी में हम हाउ की बात करते हैं। वाई के साथ जब हाउ जुड़ जाता है, ये कैसे काम करता है, तब हम साइंस से टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं। नॉट कंसर्न विथ पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन थ्योरी, द रेजन डिट्रे ऑफ साइंस। यानी हम बात करते हैं साइंस में किसी भी चीज़ के होने की, रेजन डिट्रे, वो चीज़ वहाँ पे क्यों है, ये उस थ्योरी की साइंस बात करता है। जबकि टेक्नोलॉजी हैज़ ए डायरेक्ट पर्पस इन माइंड, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रीजन डिट्रे। यानी टेक्नोलॉजी उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करता है, क्या प्रायोगिक समाधान है समस्या का और वो क्यों होना चाहिए, उसका क्या रीजन डिट्रे है, उसकी बात टेक्नोलॉजी करता है। पैराडिग्मेटिक है साइंस और इक्यूमेनिकल है टेक्नोलॉजी। डिसेमिनेटेड फ्रीली, पब्लिश्ड, other scientists are accepted to replicate and verify findings। साइंस में हम फाइंडिंग्स को वेरीफाई करते हैं, हम पब्लिश करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, डिसेमिनेशन करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी नॉट डिसेमिनेटेड फ्रीली, हैज़ ए प्राइस अटैच्ड, इज ट्रेडेड, उसका व्यापार होता है। नॉट पब्लिश्ड, क्लोजली गार्डेड, हम टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसको गार्ड भी करते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से सोसाइटल डेवलपमेंट की, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली स्लाइड में। साइंस क्या कहता है? इवेल्युएटेड ऑन इंट्रिंसिक मेरिट, ऑन द एक्सप्लेनेटरी मेरिट एंड थ्योरेटिकल एलिगेंस। जबकि टेक्नोलॉजी कहता है इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू डिजायर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक और सोशल गोल्स की बात करता है और साइंस जो है वो इंट्रिंसिक मेरिट की बात करता है, एक्सप्लेनेशन की बात करता है, थ्योरेटिकल एलिगेंस की बात करता है। साइंस जो है वो टाइम फ्रेम इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जबकि टेक्नोलॉजी में टाइम फ्रेम इज शॉर्ट, टाइम टारगेट्स आर सेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बाजार में बेचना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए हमारे पास समय कम रहता है। लेकिन साइंस में टाइम फ्रेम जो है वो एक मीडियम से लॉन्ग टर्म रहता है। हम साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस सीक्स मोस्ट प्रिसाइज डाटा टू सपोर्ट और रिफ्यूट ए हाइपोथेसिस, जबकि टेक्नोलॉजी में वेज प्रिसीजन अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा एंड अदर प्रैक्टिकल कंसर्न्स। साइंस में रिसर्च organizations mimics the structure of knowledge being added. Technology research organized around problem foci, usually a matrix organization. तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं। और क्या पहले आता है? Which came first? Technology from an instinctive adaptation to natural environment through trial and error, leading to crafts, leading to technological disciplines. Science, modern science came much later. साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ इनसेपरेबल। हम उसको अलग अलग करके अब हम नहीं देख पाते। साइंस लीड्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लीड्स टू न्यू साइंस, द प्रोग्रेस गोज ऑन। टेक्नोलॉजी में से भी साइंस निकलती है और साइंस टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। तो एक तरह से एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। और इनोवेशन वो है जो आम आदमी जो इनोवेट करता है,
उस साइंस को अप्लाई करता है किसी चीज़ पर, एक नया रास्ता खोजता है जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाती है। तो एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज इनोवेशन, और इसके लिए इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेहतरीन काम देश में कर रहा है। The future society is one in which science and technology will determine the direction of socio-economic changes, जो जॉन केनेथ ने कहा है। हमारे सोसाइटी का फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही डायरेक्टेड है, और उसी से जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं वो गवर्न होते हैं। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज एक्सिलरेटिंग। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। Human capacity to adjust to pace of technological change is comparatively limited, although it is also accelerating. Mismatch creates resistance. Society is changing. Philosophical notions about change are interesting to examine. An important impediment in exploiting technology for human welfare has been the society's discomfort with pace of technological change. टेक्नोलॉजी द डोमिनेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देश में, टेक्नोलॉजी उसका एक डोमिनेंट ड्राइवर है। कैसे, आइए जानते हैं इस स्लाइड में। आप देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ द मेजर टेक्नोलॉजिकल इवेंट। जैसा कि आप देखेंगे बिफोर क्राइस्ट हम बात करें, 9000 ईसा पूर्व की हम बात करें, 9000 बिफोर क्राइस्ट, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। पॉपुलेशन ग्रोथ उस समय नील है, ज़ीरो है। उसके साथ जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, उसके साथ साथ ये चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होता है। बिगिनिंग ऑफ पॉटरी आप देखें, 2 से 3000 पॉपुलेशन इन मिलियंस यहाँ पे दिखाई गया है 6000 BC में। उसके बाद 5000 BC में इन्वेंशन ऑफ प्लॉ, 4000 BC में फर्स्ट इरिगेशन वर्क्स, और 4000 BC में ही फर्स्ट सिटीज़, पहल जब शहर स्थापित होना शुरू हुए, और 3000 बिफोर क्राइस्ट में बिगिनिंग ऑफ मेटलर्जी, बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, 2000 बिफोर क्राइस्ट में बिगिनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, पीक ऑफ ग्रीस, पीक ऑफ रोम, ब्लैक प्लॉ, डिस्कवरी एंड न्यू वर्ल्ड, इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन, वार ऑफ मलेरिया। बहुत सारी चीज़ें आप लगातार देखेंगे ये होती गई हैं। ये कैसे होती गई हैं? हमारा जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता गया है, मेजर टेक्नोलॉजिकल इवेंट होते गए हैं, उसी तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती गई है। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम रोल, एक अहम भूमिका, एक अहम ड्राइविंग फोर्स हम जिसे कह रहे हैं वो कहलाती है। और आप देखेंगे जीनोम प्रोजेक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, मैन ऑन मून की हम बात कर रहे हैं, अब मैन ऑन मार्स की भी बात हो रही है, हाई स्पीड कंप्यूटर की बात है, वार ऑन मलेरिया की बात है, न्यूक्लियर एनर्जी में हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ DNA है, पेनिसिलिन है, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स है, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, जर्म थ्योरी है, बिगिनिंग ऑफ रेल रोड है, इन्वेंशन ऑफ वॉट इंजन है, बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। तो जितना भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो 1000 से 2000 सालों के दौरान जो डेवलपमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन ने ग्रो किया है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये फिनोमिना भी ग्रो होता गया है, और साथ में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म भी होता गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत करीब ये स्पष्ट करती है स्लाइड कि ये हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। टुवर्ड्स ए नॉलेज इकोनॉमी, जी हाँ, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ है, S&T की जो ग्रोथ है, वो एक नॉलेज इकोनॉमी की बात करती है। वो कैसे, ये भी हम जान लेते हैं। नॉलेज इकोनॉमी, एन इकोनॉमी दैट क्रिएट्स, डिसेमिनेट्स एंड यूज नॉलेज टू इन्हांस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स कॉम्पिटिटिवनेस, एंड यूटिलाइज नॉलेज एज ए की इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Knowledge economy is not just high technology industries or ICT. More appropriate to look broadly an economy that harness and uses new and exciting knowledge to improve the productivity of agriculture, industry and services and increase overall welfare. जी हाँ, नॉलेज इकोनॉमी ये बात करती है कि हम अपनी कृषि में, अपने उद्योग में, सर्विसेज में और एक ओवरऑल वेलफेयर में हम बढ़ोतरी करें, उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो और उसके नॉलेज में बढ़ोतरी हो। तो ये नॉलेज इकोनॉमी जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं हैं, जबकि हम अपने सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर की भी बात करते हैं इस नॉलेज इकोनॉमी में।
नॉलेज इकोनॉमी फ्रेमवर्क जो दिया है चैन एंड डेलमैन ने, क्या है वो? एन इकोनॉमिक incentive policy and institutional regime for efficient creation, dissemination and utilization of knowledge, educated and skilled workers capable of upgrading and adapting continuously, an effective innovation system of firms, research centers, universities, consultants and other organizations, and a modern and adequate information infrastructure for communication and dissemination. ये नॉलेज इकोनॉमी फ्रेमवर्क की परिभाषा दी गई है, जिसमें इनोवेशन सिस्टम को प्राथमिकता से रखा गया है, रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ और कंसल्टेशन की बात हुई है। यानी एक ऐसा सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रयास जो नॉलेज इकोनॉमी फ्रेमवर्क को बनाता है, जिसमें एजुकेटेड स्किल वर्कफोर्स की बात हुई है, उनके अपग्रेडेशन की बात हुई है, यानी ओवरऑल एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी इसमें बात हुई है। नोशन अबाउट नॉलेज, वेस्टर्न ट्रेडिशन क्या है और इंडियन ट्रेडिशन क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, जो वेस्टर्न ज्ञानवाद है, वो क्या कहता है? नॉलेज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ दैट फुलफिल्स द ट्रुथ कंडीशन, बिलीफ कंडीशन एंड जस्टिफिकेशन कंडीशन। यानी ट्रुथ कंडीशन क्या है? द प्रपोजिशन इज ट्रू. Belief condition, the individual must believe that the proposition is true. Justification condition is belief must be justified. Pursuit of knowledge is heavily laden with skepticism, sanshayavad. Everything can be questioned except the existence of the questioner. Hence the famous phrase by Descartes, I think, therefore I am. Search for knowledge is dictated by experimentation and justification, demonstration of truth to external observer, यानी objective knowledge. ये है वेस्टर्न ट्रेडिशन, नोशन अबाउट नॉलेज। इंडियन ट्रेडिशन क्या है ये भी जानते चले। नोशन अबाउट नॉलेज, इंडियन philosophical tradition does not insist on external justification. The process of knowledge acquisition, चिंतन, मनन, ध्यान एंड दर्शन, उसके बाद निदिध्यासन, does not necessarily require experimentation and demonstration. बहुत क्लियर है इंडियन फिलॉसफी, इंडियन ट्रेडिशन, नोशन अबाउट नॉलेज। ज्ञान को हम चिंतन से पाते हैं, मनन से पाते हैं, ध्यान से पाते हैं, निदिध्यासन से, यानी उसका रेगुलर उसका अभ्यास करते हैं और दर्शन करते हैं। उससे हम ज्ञान की फिलॉसफी को पाते हैं। ए टोटली इंटरनल वैलिडेशन विद इन नॉलेज सीकर्स ओन रेफरेंस फ्रेम ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स जनरेशन ऑफ नॉलेज। इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज alone relevant for knowledge economy? Can subjective knowledge also qualify? ये सवाल भी हम अपने इंडियन ट्रेडिशन में पूछते हैं। Cultural dimension of knowledge economy. The answer may well be linked to how knowledge economy is viewed. Only in terms of the three elements of generation, dissemination and utilization, or broader, is there a cultural dimension to knowledge society also. Social structures, cultural patterns and the value systems that provide an environment in which knowledge economy functions and may determine the very nature and ultimate success of knowledge economy are shaped by subjective knowledge. In knowledge generation, about utilization be a necessary condition. Notions about knowledge. Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, expert insight, and grounded intuition that provides an environment and framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and it applied in the minds of knowers. यानी एक ऐसा ये फ्लूइड मिक्स है, ये फ्रेमवर्क है जिसमें अनुभव भी हैं, मूल्य भी हैं, वैल्यूज़ भी हैं, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है, सूचनाएं भी हैं, एक्सपर्ट इंसाइट भी है, विशेषीकृत जानकारी भी है,
ग्राउंडेड इंट्यूशन भी है, ज़मीनी भाव भी है, दैट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एवेल्युएटिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, जो हमारे नए अनुभवों को मूल्यांकन करता है और सूचनाओं को मूल्यांकित करता है। ये सिस्टम नोशन अबाउट नॉलेज, यानी हमारा ज्ञान का नोशन कहलाता है। तो हम अपने ज्ञान में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम अपने विकास की बात करते हैं और उससे अपनी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे अनुभव, हमारे मूल्य, हमारी जानकारियाँ, हमारे बौद्धिक संपदाएं जो हमारे साथ चलती आ रही हैं, हमारे विशेषीकृत जानकारी, हमारी एक्सपर्ट इंसाइट और हमारे जो ज़मीन से जुड़े जो हमारे पास जो इंट्यूशन है, उन सबको मिलाकर हम एक नॉलेज के नोशन की बात करते हैं। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ इन नॉलेज इकोनॉमी। Technology is the engine of knowledge economy. Science and technology is therefore crucial. Social science and humanities are equally important. Indeed, knowledge of social sciences and humanities must inform the process of S&T, knowledge creation, dissemination and utilization, which is at the core of knowledge economy. यानी नॉलेज का, ज्ञान का सृजन और डिसेमिनेशन और उसका उपयोग जो है वो नॉलेज इकोनॉमी का कोर है। अगर हम ज्ञान से अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को समाज तक पहुंचाना होगा, उसके टेक्नोलॉजिकल ज्ञान को बढ़ाना होगा, उसको डिसेमिनेट करना होगा, फैलाना होगा समाज तक, देश के सुदूर भागों तक, और उनका उपयोग करना होगा। तब जाकर हम एक ज्ञान पर आधारित इकोनॉमी की बात कर पाएंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट इज पीपल। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? लोगों का विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज नॉट एनफ। सोसाइटल डेवलपमेंट देयरफॉर ए की टच स्टोन ऑफ द सक्सेस ऑफ ए नॉलेज इकोनॉमी। जब तक हम लोगों का विकास नहीं करेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा, और यही एक की डेवलपमेंट है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का, कि हम अपने समाज का विकास करें ताकि समाज के लोग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की समझ पैदा कर पाएँ, उनके निर्णय ज्ञान आधारित हों। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जब होगा तब हम एक नॉलेज इकोनॉमी की बात कर पाएंगे। सोसाइटल, कल्चर एंड साइंस कम्युनिकेशन। कल्चर क्या है जानते चलें। द टोटलिटी ऑफ सोशल ट्रांसमिटेड बिहेवियर पैटर्न्स, आर्ट्स, बिलीव्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल अदर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वर्क एंड थॉट। अलग अलग डेफिनेशन है। कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग, जो कीट हॉफस्टीड ने दिया है। Culture is the collective programming of the human mind and distinguishes the members of one human group from those of another. Culture in this sense is a system of collectively held values. Egar Sishin ने क्या कहा है? Culture is the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members. An organization that operate unconsciously and defined in a basic taken for granted fashion an organization's view of itself and its environment. टेलर ने कहा है कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्लिफर्ड किट्स ने बोला है, कल्चर इज ए हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ मीनिंग्स एम्बॉडीड इन सिंबल्स, ए सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड कंसेप्शन expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate and develop their knowledge about and attitudes towards life. Science, communication and culture interface. Human societies have developed their cultural system based on observation over millennia, accumulated empirical knowledge, passed them on through tradition and converted them into belief and values. You cannot run headlong into cultural system even if some beliefs and values are non-scientific. Do not be a bull in China shop. जी हाँ, ये बात गौर फरमाएं। You cannot run headlong into cultural system even if some beliefs and values are non-scientific. साइंस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो ये साबित कर दे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना गलत नहीं होता। ये केवल तभी हो पाएगा जब हम अपनी सोच को साइंटिफिक बनाएंगे और साइंटिफिक टेम्पर अपनाएंगे। Thank you very much, sir, for a very enlightening talk. It was good to know that what are the thrust areas in science and technology and innovation. India as a nation is not just manpower, not just mouths to feed, but it is part of the knowledge economy, and that can be achieved if we are giving science the wheels of innovation so that new technology can be developed.
so that the worker in the field can be assisted with technology and his time is not a punishment but a technological advancement for the advancement of the whole country. And how we can make changes culturally, societally in the path of science and technology and take our country further. Thank you so much, sir, for such Thank an you. enlightening talk. Thank you, sir.